तो हेलो साथियों, सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। तो देखिए, आज की जो वीडियो हमारी आ रही है, ठीक है, और जो आगामी यूपी टेट की परीक्षा जो प्रस्तावित है उसमें पी वाई क्यू का रोल बड़ा ही प्रभावी रहता है। तो जो 2013 में एग्ज़ाम हुआ यूपी टेट का, उसमें जो आपका ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट स्टडीज़ के जो सवाल आपसे पूछे गए थे उन पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आपको पता है कि यूपी टेट में आपके टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 5 भागों में होते हैं, ठीक है, और हर भाग में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो आपका ईवीएस है, ईवीएस के आपके कितने, आपके 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये भाग मतलब उस 150 में पांचवा भाग होता है, लास्ट में होता है। तो हमारा जो सवाल आज रहेगा वो 2013 के पी वाई क्यू पे रहेगा, जो सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में पिछले साल के आए हुए प्रश्न को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी आपने अगर 2021 में जो टेट का पेपर हुआ, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन पी वाई क्यू से ही पूछे गए थे। लगभग 60 से 70% क्वेश्चन तो पी वाई क्यू के ही थे। तो इसलिए आपको पी वाई क्यू लगाने से उस एग्जाम में आपको समझ विकसित होती है कि सवाल यहाँ कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए पहले पी वाई क्यू हम लोग खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे, उसके बाद में कुछ नए क्वेश्चन को भी करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है जो 2013 में आए हुए थे। लिखा हुआ कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। देखिए, हम सभी को ये बात पता है कि भारत में ऐसे कितने 9 राज्य हैं, कितने 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगी हुई है, ठीक है। तो यानी कि आप देखेंगे इसमें कह रहा है कि नहीं लगी है, तो राजस्थान की सीमा तो हमें नहीं लगता है कि किसी समुद्र से लगी हुई है, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। लेकिन एक बार देखें आप कि भारत में कितने, तो 9 राज्यों की 9 राज्यों की 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगी है, समुद्र से लगी हुई है। कितने, 9 राज्यों की सीमा क्या लगी है, समुद्र से लगी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम मैप पे एक देखें, थोड़ा सा व्यू अगर यहाँ पे बनाए, तो आपने देखा होगा इस तरीके से भारत के मैप पर, इस तरीके से, क्योंकि इस साइड में आपका क्या है, इस साइड में आपका बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। इस साइड में आपका क्या है, अरब सागर है। क्या है, अरब सागर है, यानी कि अरब सी है, ठीक है, क्या अरब सी है। इस पश्चिमी तट पर, ठीक है, इस पश्चिमी तट पर आपको 5 राज्य मिलेंगे ऐसे जो समुद्र सीमा लगी होगी, और पूर्वी घाट पर आपके 4 राज्य होंगे, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा जो होता है हमारा इस साइड का, उसे कहते हैं क्या है, पश्चिमी घाट। क्या बोलेंगे, पश्चिमी घाट। जो इधर का हिस्सा है उसे हम लोग बोलेंगे क्या, पूर्वी घाट। क्या बोलेंगे, पूर्वी घाट। तो अब देखो यहाँ पे जो राज्य आपके हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आपका ये हिस्सा जो है वो आपका किसका है, तो गुजरात का है। गुजरात की सीमा लगती है समुद्र से, हालांकि सबसे लंबी लगती है। इसके बाद में कौन सा आपका है, इस साइड में आपका मुंबई है। फिर कौन सा आपका है, गोवा है नहीं, गोवा है। फिर कौन सा है आपका है, कर्नाटक है, कर्नाटक है। और फिर कौन सा आपका है, केरल है, ठीक है, केरल है। ये पश्चिमी तट पर। इस साइड में क्या होगा आपका, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल है, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे ओडिशा है नहीं, ओडिशा है। उसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और फिर इसके नीचे कौन सा है, तो तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु। तो ये आपके टोटल कितने हो गए, 5 और 4 9 राज्य हो गए, ठीक है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये 9 की लगती है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जा सकती है, एटीपी, एसटीपी, बीओडी, डब्ल्यूपीएल। तो आपको किसी भी जलीय निकाय, कोई भी जलीय निकाय है और उसका प्रदूषण स्तर आपको मापना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो बीओडी यूज करते हैं। बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोकेमिकल, बायोकेमिकल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिमांड, यानी मांग, कैसे डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड, ठीक। तो आपने देखा होगा कि
जो जलीय निकाय होती हैं, जो जलीय जीव जंतु होते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो जो जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, ठीक है, यानी कि घुली हुई ऑक्सीजन को ले लेते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका, ध्यान रखना, बायोकेमिकल, ठीक है। एक सीओडी होता है, ठीक है, वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? वायरस से इसमें कौन सा है जो एक रोग होता है वायरस के द्वारा? तो देखिए, जो आपका जुकाम है, जुकाम लिखा हुआ है, जुकाम जो है ये क्या है? आपका वायरस से होता है, ठीक है, ये वायरस से होता है। यहाँ पे टाइफाइड, ध्यान, टाइफाइड का एक बहुत ही क्या है, जर्नल एक टेस्ट है, उसका नाम है विडॉल टेस्ट। ये सवाल पूछा गया है, विडॉल टेस्ट का संबंध किससे है? तो टाइफाइड। जब आपको टाइफाइड होता है तो या नहीं है, इसकी जानकारी के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडॉल टेस्ट होता है, ठीक है, विडॉल टेस्ट। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान, आर्द्रता, पवन या दृष्टि, ठीक है। तो इन लोगों ने आयोग के द्वारा ये दृष्टि क्या है माना गया सवाल है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो कौन सा आपका है? तो वह मध्यमंडल, यानी कि मीजोस्फीयर। कौन सा है? मीजोस्फीयर। देखो टेट और चाहे सेटेट, ठीक, इनमें जो सवाल है वो आपके वायुमंडल से सवाल पूछता है, बनता ही बनता है। तो ये ध्यान रखिए, वायुमंडल की इतनी 5 परतें होती हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है? आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के ऊपर कितनी लेयरें हैं इस तरीके से? तो आपकी ये 5 लेयर है। कितनी लेयर है भाई? इस तरीके से आपकी 5 लेयरें हैं, ठीक है। इन लेयरों का अपना क्या है? एक अलग नाम है। जैसे ये देखेंगे, इसे बोलते हैं क्या आप? क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। इसे कहते हैं क्या? समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल। इसे क्या कहते हैं हम लोग? मध्य मंडल। इसे कहते हैं ऊपर का, इसे कहते हैं आयन मंडल। इसे क्या कहते हैं? बहिर बहिर मंडल। क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल, ठीक है। जिनका इनका इंग्लिश में अगर नाम देखेंगे तो नाम इसका अंग्रेजी में अलग होता है, सवाल पूछा भी गया है, ठीक है। इसी से बोलते हैं हम लोग, इसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं लेयर। ऊपर को मीजोस्फेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोस्फेयर कहते हैं। मीजोस्फेयर कहते हैं। ऊपर आयनोस्फेयर कहते हैं। आयनोस्फेयर कहते हैं। और इसे एक्सोस्फेयर कहते हैं। एक्सोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपसे पूछ लेगा कि बताइए, पृथ्वी के सतह से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो कौन कौन सी आपको ये लेयर देखने के लिए मिलेगी? तो कौन होगा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इंग्लिश की बात करें इसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर नाम देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भाई सबसे ठंडा कौन सा होता है? तो वो मेजोस्फेयर होता है, ठीक है। ये क्षोभ मंडल का है, इतना समताप मंडल का है, और ये हिस्सा किसका है? तो आपका ये मध्य मंडल का है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो मध्य मंडल जो होता है ये क्या है? सबसे ठंडा होता है, ठीक है ना, सबसे ठंडा ये स्तर है। आयन मंडल है, ये सबसे गर्म है। ये क्या है भाई? सबसे गर्म मंडल ये है, सबसे गर्म मंडल है, ठीक। समताप मंडल में आप देखेंगे, समताप मंडल यहाँ पे वायुयान आपके उड़ते नजर आएंगे। जो अंतरराष्ट्रीय वायुयान होते हैं वो यहीं उड़ते हैं, ठीक है ना, वो यहीं पर उड़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा ओजोन लेयर की बात करते हैं तो वो समताप मंडल में ही पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से O3 लेयर कह सकते हैं, ओजोन लेयर समताप मंडल मिलेगा निचले वाले हिस्से में, ठीक है। बाकी जितने भी आपके
देखेंगे यहाँ पर आपके पर्वत हो गए इस तरीके से, ग्लेशियर हो गए, ठीक है, वर्षा है, तूफान है, वो सब कहाँ मिलेंगे आपको? क्षोभ मंडल में, ठीक है। क्षोभ मंडल में आपको सब चीज मिलता है, यानी कि पहाड़, ग्लेशियर आदि, ये सारे मिलेंगे, ठीक है। और आपकी सैटेलाइट कहाँ पे होती है? यहाँ पर सैटेलाइट होती है, ठीक, कहाँ पर? आयन मंडल में आपकी सैटेलाइट होती है, ठीक है। और टूटते हुए तारे, ठीक है, टूटते हुए तारे आपको कहाँ दिखाई देंगे? तो मध्य मंडल में, ठीक है। शूटिंग स्टार, इसे क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं टूटते हुए तारे आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, मध्य मंडल में। और उसके बाद में बहिर्मंडल के बाद में क्या आता है? तो यहाँ पे स्पेस आ जाता है, यानी अंतरिक्ष आ जाता है, ठीक है, इसके बाद में अंतरिक्ष आ जाता है, ध्यान रखेंगे। तो गर्मियों के समय में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है, क्योंकि गैसें हल्की होंगी तो उनका स्तर बढ़ेगा। अब देखिए, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? कह रहे ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन या मीथेन। तो ये है तो कौन है? मीथेन है, ठीक है ना, क्या है? मीथेन है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती हैं? ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस आप देखेंगे CO2, ये तो सबसे बड़ी गैस इसकी है, ठीक है। CFC भी है इसकी। उसके अलावा आप देखेंगे CH4 भी है, ठीक है। उसके अलावा ओजोन भी है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये कहीं ना कहीं आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं। फिर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में टाइगर प्रोजेक्ट, तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1973 में। और 1992 में क्या है? तो एलिफेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है? प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट। तो भारत में सबसे ज्यादा जो हाथियों की संख्या है वो कर्नाटक में है और फिर असम में है, ठीक है। और कुल संख्या वाले हमें जो लग रहा है कि 22,000 के आसपास में है, ठीक है, 22,400 कुछ संख्या है इसकी, ठीक है, हाथियों की। आगे ये पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची गई है? तो देखो, जो 180 डिग्री जो आपकी देशांतर रेखा है उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखो, ये क्या है? 180 डिग्री आपकी रेखा है, ठीक है, ये। तो इसको 180 डिग्री जो आपकी देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर पूर्व की ओर चलेंगे, ठीक है, तो समय क्या होगा? प्लस में होगा। और पश्चिम की ओर अगर आप जाते हैं तो समय क्या होगा? माइनस में होगा। क्या होगा? माइनस में होगा। वैसे एक चीज और ध्यान रखना कि इसी तरीके से अगर जो आपसे कहा जाए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा वो क्या कहते हैं? तो भाई इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, ठीक है। क्या बोलते हैं? समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, यानी बोल देंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। तो 0 डिग्री वाले को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, ठीक है, और 180 वाले को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ये लिखा है मन्नार की खाड़ी, सबने सुना होगा। तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु के हिस्से में आता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो देखिए, ये मुझे लग रहा आंकड़ा जब आया होगा तो ये अंतिम नहीं होगा, अंतरिम आंकड़ा होगा, इसलिए उस समय आंसर इसको माना गया था इतना, ठीक है। लेकिन अभी जो अंतिम आंकड़े के अनुसार बात करें तो ये कितना है? तो 943 महिलाएं हैं, तो 1000 पुरुष हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यानी कि 1000 पुरुषों पर भारत में कितनी महिलाएं हैं? 943 है। लेकिन उस समय ये सवाल जो था, जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उस समय दो आंकड़े आते हैं, एक
अंतिम रहता है जो बाद में आता है, एक अंतरिम होता है यानी अंतिम से पहले वाला। तो उस समय 940 था, तो इसलिए उस समय ये पूछ लिया आंकड़ा। लेकिन अभी वर्तमान अगर पूछे 2011 के अनुसार तो 943 ही आपको बताना चाहिए। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केचुआ, मधुमक्खी, तितली। तो वो होगा क्या आपका केचुआ। केचुआ क्या करता है कि मिट्टी को नीचे से मिट्टी वो ऊपर लेकर आता है, यानी कि नीचे की उपजाऊ मिट्टी को ऊपर लेके आता है, ऊपर का नीचे लेके जाता है। ठीक है, इसलिए से केचुआ को हम लोग किसानों का मित्र कहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। पर्यावरण को बनाने के लिए या बढ़ाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो ये सबको पता है कि चिपको जो आंदोलन है इसका संबंध किस राज्य से रहा है? उत्तराखंड से रहा है। किससे रहा है? उत्तराखंड से रहा है, क्योंकि जो आपका चिपको आंदोलन है, ये चिपको आंदोलन इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1973 में उत्तराखंड के चामोली जिले से। किससे? तो चामोली जिले से, चामोली जिले से। दो लोग इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाया था, एक सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, तो चिपको आंदोलन के भाई इसमें अगर हम मेन नेतृत्व की बात करें तो उसमें दो लोग होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरे हैं चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक, ये दो नाम इसमें आएगा। ठीक है, एक एपिको आंदोलन था जो कर्नाटक में शुरू हुआ था, वो भी पर्यावरण संबंधी था। एपिको अगर आंदोलन आपसे पूछे तो एपिको आंदोलन ये चला था कर्नाटक में, यानी कि दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत। ठीक है, तो ये सेम था किसके? चिपको आंदोलन के जैसा ही था। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी या डेमोलॉजी। तो इसके लिए होगा इथोलॉजी। क्या है? इथोलॉजी। क्या हो जाएगा? इथोलॉजी। बाकी इटियोलॉजी क्या है? इसमें विभिन्न रोगों का जो अध्ययन होता है वो इटियोलॉजी कहलाता है, विभिन्न रोगों का। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, लोहा का। तो जो समुद्री शैवाल होते हैं वो आयोडीन के क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। ठीक है ना। कमी से आपने देखा होगा कि जो घेघा नामक रोग हो जाता है, जिसे ग्वाटर भी कहते हैं, है नहीं, और थायराइड्स जो ग्रंथियां होती हैं उनमें ये सूजन ला देता है जब ये रोग होता है तब। सैके यानी कि लाइकेन है परजीवी, अपघटक या फिर सहजीवी। देखो जो लाइकेन है, लाइकेन को सैके भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सैके कहते हैं। ठीक, तो लाइकेन जो है ये दो का मिश्रण है। लाइकेन या से लीचेन भी कहते हैं। तो लाइकेन जो है ये कहीं ना कहीं कवक व शैवाल का क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में ये जुड़कर रहते हैं। ठीक है ना। और लाइकेन एक कैसा संबंध दर्शाता है? तो लाइकेन कहीं ना कहीं सहजीवी संबंध को दर्शाता है, सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवी संबंध में क्या होता है कि जो जीव आपस में जुड़े रहते हैं वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। सहजीवी संबंध मतलब होता है कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी दोनों पर्सन पॉजिटिव ही रहते हैं। दोनों पर्सन क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे, कोई नुकसान में नहीं रहता है। तो ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। और ध्यान रखें, लाइकेन के पत्तियों से, लाइकेन के पत्तियों से रसायन विज्ञान में आपने सुना होगा, रसायन विज्ञान में लिटमस पेपर बनता है। लिटमस पेपर बनता है।
क्या बनता है, लिटमस पेपर बनता है, ठीक है ना। अगर देखो CNG का ईंधन ले रूप में किसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो CNG है, ठीक है, उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ईंधन के रूप में हम लोग वाहनों में उसका क्या करते हैं, ज्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है ना। कहाँ करते हैं, वाहनों में इसका उपयोग हम लोग ज्यादा करते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। कहाँ करेंगे, वाहनों में इसका उपयोग ज्यादा करते हैं। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सर्जन किया जा सकता है, व्याख्यान करके, क्षेत्रीय भ्रमण करके, समूह वार्तालाप करके, अध्ययन करके। देखिए जब आपको कोई चीज सीखनी होती है, ठीक है ना, जब आपको कोई चीज सीखनी होती है तो वो ज्यादा प्रभावी कब होगा, जब आप उसको प्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे तो ज्यादा आपको अनुभव होगा, है नहीं। जैसे अगर मैं महासागर के बारे में बताऊं तो शायद आप उतना नहीं जान पाएंगे, लेकिन आपको महासागर के पास ले जाकर चीजों को दिखाई जाए, बताई जाए, तो आप ज्यादा उसको अच्छे से अध्ययन एक्वायर कर पाएंगे। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि अगर पर्यावरण जागरूकता हो या फिर कोई भी चीज हो, ठीक है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सर्जन किया जा सकता है, तो आप क्या कराएं, क्षेत्रीय भ्रमण कराएं, ठीक है ना। तो वो कुछ ज्यादा प्रभावी रहेगा, क्योंकि बच्चा उसको प्रत्यक्ष रूप से देखेगा और उसको समझ पाएगा, ठीक है। तो व्याख्यान करेंगे, आप भाषण दे रहे हैं, बता रहे हैं बच्चों का, कोई मतलब नहीं है उसमें, वो बहुत प्रभावी नहीं होगा, ठीक है। समूह वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बच्चा उतना ही जान पाएगा जितना वो आपस में जानकारी रखते होंगे। अध्ययन ऐसा नहीं है, तो अपर लेवल का हो गया, तो क्षेत्रीय भ्रमण ज्यादा आपको सटीक रहेगा। LPG किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये सभी को पता है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को ही तो कहते हैं, ठीक है, इसको ही कहते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो LPG है इसमें क्या चीज होती है, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका ब्यूटेन व प्रोपेन क्या होती है, गैसें होती हैं, ठीक है, गैसें होती हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है, तो ये करेगी किसको, परावैंगनी किरणों को, ठीक है। जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होते हैं उनको ऑब्जर्व कर देती है कौन सा, ओजोन परत, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट और अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती हैं, कितने, 3 प्रकार की होती हैं, यानी अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी। तो ये क्या होती है, ज्यादा खतरनाक होती है, ये क्या होती है भाई, खतरनाक ज्यादा होती है, ठीक है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, मतलब चमगादड़ जो है वो स्तनधारी क्यों है, क्या रीजन है, उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चा देता है, तो ठीक है, ये बच्चे को जन्म देता है इसलिए ये ज्यादा उपयुक्त हो जाएगा, ठीक है। जो आपके चमगादड़ है, चमगादड़ ये रात्रिचर प्राणी तो है, ये ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने मुख से, अपने मुख से, अपने मुख से ये कहते हैं अल्ट्रा सोनिक तरंगे, अल्ट्रासोनिक जो आपकी तरंगे हैं, तरंगे निकालते हैं, ये क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। जो उच्च आवृत्ति की होती है जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है, ठीक है, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है, और ठीक है, और ये इस तरंगों से क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगों से क्या करते हैं, ये लोग अपना दिशा निर्धारण करते हैं, क्या करते हैं, दिशा निर्धारण करते हैं, निर्धारण, ठीक, निर्धारण। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी जो भी होगा मैमल्स वर्ग का, वो बच्चे को जन्म देगा और दूध पिलाएगा, ये उसकी एक विशेषता होती है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है, एबायोटिक एंड एबायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी की वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं। तो ध्यान देंगे कि भाई पर्यावरण की परिभाषा का सटीक ये होगा एबायोटिक और बायोटिक घटक, यानी कि जैव अजैव, जैव और अजैव घटक को मिलाकर जो चीजें बनती हैं वही पर्यावरण का क्या है, परिभाषा है। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है, ठीक है, लेकिन ना वन्य जीव संरक्षण के प्रति क्या है, समर्पित है। अगर इनमें हम चारों ऑप्शन अगर देखें तो जो आपका UNFPO है, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन
ठीक है। और पॉपुलेशन जो आपकी एजेंसी है वो है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनेस्को पता ही है, यूनाइटेड नेशन एग्रीकल्चर साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर इसमें सब में देखेंगे तो एक आपको नजर आएगा इसमें क्या, वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। ठीक है, तो जो आंसर आयोग का है वो है यूएनडीपी। क्या है? यूएनडीपी। तो यूएनडीपी बताने का इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे भाई? न्यूयॉर्क में है, यानी कि यूएसए में है। ठीक है, एक यूएनईपी होता है वो दूसरा है। ठीक है, और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये बताएंगे पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में है। और इसकी स्थापना कब होगी, तो 16 नवंबर 1945। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी ये तो स्वास्थ्य का एक संगठन है जो 7 अप्रैल 1948 की स्थापित होता है। मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में है। ठीक, अरे देखो, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। ठीक है, जब कृत्रिम वर्षा कराते हैं उसके लिए कौन सा रसायन यूज करते हैं, तो वो होता है सिल्वर आयोडाइड। क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट क्या है, तो ये ध्यान रखना, इससे बनता है अमिट स्याही। अमिट स्याही कहते हैं, या इसे मत दाता स्याही कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से। अगला, बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार, यूकेलिप्टिस। तो जो बायोडीजल है ये जेट्रोफा से तैयार होता है। ठीक है, तो बायोडीजल क्या है? बायोडीजल ना एक क्या है? जैव ईंधन है। कैसा है? जैव ईंधन है। ठीक, तो जो जेट्रोफा है, ठीक है, जैसे बायोडीजल जो होता है, बायोडीजल ये जेट्रोफा के जो बीज होते हैं उससे तेल निकाला जाता है, वही काम करता है ईंधन का। जेट्रोफा हो गया, रतन जोत की हम लोग बात करते हैं, या करकाश हो गया, करकाश आदि के बीज से जो तेल निकलता है वो बायोडीजल का काम करता है, यानी कि वो ईंधन का काम करता है। भारत का फर्स्ट बायोडीजल षड्यंत्र कहाँ पे लगा था, बताएंगे। काकीनाडा एक जगह है, काकीनाडा जगह है, वहां पे लगा था, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे भाई? आंध्र प्रदेश में है। और ये किसके सहयोग से लगा था? ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से ये लगाया गया था। ठीक है, किस सहयोग से? ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से ये लगाया गया था। अगला देखिए, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या 5 जून को। तो विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं कब? 16 सितंबर को। ठीक, कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। ये सवाल हालांकि आपसे ये कई बार पूछा जा चुका है कि इसको पहली बार यूएनओ ने कब मनाने की क्या दिया था, इजाजत दिया था। ठीक है, तो 16 सितंबर 1994 को प्रथम बार मनाया गया था। ठीक, क्यों मनाया जाता है, रीजन क्या है? ठीक, क्यों मनाया जाता है, तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्मृति में। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल एक जगह पड़ता है कनाडा में, उसमें समझौता हुआ था कि ओजोन गैस की जो मात्रा बढ़ रही है वायुमंडल में उसको कम किया जाए। तो एक समझौता हुआ था लेकर, कब? 1987 में। तो उसकी याद में 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, तो ओजोन मापने की इकाई क्या है?
इकाई क्या है तो बताएंगे डॉब्सन। ठीक है, क्या है? डॉब्सन। ठीक है, डॉब्सन। अगला सिल्वी कल्चर का संबंधित है। सिल्वी कल्चर, सेरिकल्चर नहीं है, सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर का संबंध है वन एवं वन्य उत्पाद। ठीक है, वन एवं वन्य उत्पाद। ठीक। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? चंद्रप्रभा, ये तो कहाँ है भाई? चंदौली में है चंद्रप्रभा। ठीक है, जो बनारस से अलग होकर जिला बना था, कौन सा? चंदौली। तो ये जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है, ये ध्यान रखना कि भाई ये उत्तर प्रदेश का फर्स्ट, ठीक है, क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, जो कि कब बना था? 1957 में। ठीक है, तो इस चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य से चंद्रप्रभा एक नदी क्या करती है, यहाँ से गुजरती है। तो चंदौली जो है ये बनारस से अलग होकर एक जिला बना था, चंदौली। निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? देखो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ताएं होते हैं। ठीक है, तो प्रथम वाला कौन सा है? जो शाकाहारी होते हैं वो प्रथम होते हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर, तो बकरी नहीं, बकरी हाथी तो ये प्रथम वाले हो गए, शेर तृतीय हो गया, सांप, तो सांप क्या है आपका? ये द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ठीक है, तो जो ये है, ये तो शेर क्या होगा? तृतीय, तृतीय श्रेणी का हो गया, है नी? तृतीय श्रेणी का हो गया। और बकरी ये क्या हो गया? प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी। और जो हाथी है ये भी क्या है? प्रथम श्रेणी का ही है। ठीक, क्योंकि जो शाकाहारी होते हैं, जो स्पेशली जो केवल शाकाहारी होते हैं, जो वनस्पतियों को खाकर अपना जीवन चलाते हैं, उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और उनको जो खाता है, जैसे बकरी हाथी, इनको जो खाएगा, ठीक है, उनको आपको द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो सांप है, सांप मेढक को खा जाता है। ठीक है, और सांप को शेर खा जाएगा, तो ये क्या है? तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ठीक है, तो यानी कि ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, श्रृंखला के रूप में। झूम खेती होती है केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। देखो, जो झूम खेती है वो खासकर मेघालय में होती है। मेघालय क्या मतलब पूर्वोत्तर भारत में है, यानी कह सकते हैं ये कहाँ का राज्य है? तो पूर्वोत्तर भारत का है, पूर्वोत्तर भारत का। ठीक है, अब झूम कृषि के कई सारे नाम हैं, अन्य अन्य राज्यों में अलग अलग नाम इसको दिया गया है। इसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप दाहिया, दाहिया, ठीक है, ये कहाँ पे नाम होता है? ये नाम होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। वालरे या वाल्ट्रे या वाल्ट्रे, ये कहाँ नाम है? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। एक है कुमारी, ये कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में। एक आपका है खिल, ये कहाँ होता है? हिमालयी क्षेत्र में। ये नाम देते हैं हम लोग, कहाँ पे? हिमालय में। एक आपका है पोंडू, ये कहाँ पे नाम है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। एक क्या है? पामा डाबी, ये कहाँ नाम हो जाएगा? उड़ीसा में। कहाँ पे नाम हो गया? उड़ीसा में। और झूम कृषि कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में। तो ये अलग अलग नाम है, झूम कृषि के अलग अलग नाम है जो अलग अलग राज्यों में ये किए जाते हैं। अगला है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का ही क्या है? ये ठोस रूप है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, उसको ठोस अवस्था में ला दो तो उसे शुष्क बर्फ हम लोग कहेंगे। ठीक है, शुष्क बर्फ में। तो ये हमारे क्या थे 2013 में जो भी PYQ सवाल आए थे आपके यूपी टेट में EVS का, उसको हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लिया, समझ लिया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।